दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए सत्र में एक नए प्रश्न और एक नई व्याख्या के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। प्रश्न ये है कि किसी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के क्रम में जनगणना की भूमिका की चर्चा करते हुए इसमें देरी के कारण उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। बड़ा सरल सा प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के क्रम में जनगणना की भूमिका क्या है। और हमें पता है कि 2021 में जनगणना प्रस्तावित थी, किन्हीं कारणवश नहीं हो पाई। तो प्रश्न का संदर्भ उसी अगले पार्ट से लिया गया है कि इसमें देरी के कारण उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो हम देखते हैं कि इस प्रश्न का संभावित उत्तर क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि भारत में वर्तमान समय में जो जनगणना होती है उसकी जो प्रक्रिया है वह भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा संचालित होती है। और भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की गई थी। ये अलग बात है कि 1881 से नियमित रूप से 10 की अंतराल पर जनगणना प्रारंभ हुई और तब से लेके 2011 तक प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना अनवरत रूप से होती आई है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आज़ाद भारत की अब तक 7 जनगणना हो चुकी है और 8वीं जनगणना 2021 में वो प्रस्तावित थी, जो कोविड के कारण स्थगित कर दी गई। ये तो फैक्ट की बात है। अब ये है कि जनगणना की भूमिका क्या है और किसके संदर्भ में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के क्रम में जनगणना की भूमिका क्या है। तो जनगणना की भूमिका अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम पहला बिंदु ये देखेंगे कि जनगणना से किसी भी राष्ट्र के नागरिकों की सही संख्या पता चल जाती है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र में रहने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, नागरिकों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लोगों में जो टूरिस्ट हैं वो भी आ जाएंगे, जो अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे। तो मैं नागरिकों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी योजना बनेगी तो नागरिकों को ध्यान में रख के बनेगी, कोई स्कीम नागरिकों को ध्यान में रख के बनेगी। तो जनगणना से किसी भी राष्ट्र में नागरिकों की ठीक संख्या पता हो जाएगी। तो जब ठीक संख्या पता हो जाएगी तो नीति निर्माण में उससे सहायता मिलेगी। अगर मेरे पास पुराना डेटा हो जिसमें ये कहे कि भारत में गरीब वर्ग 20 करोड़ है, जबकि हो सकता है कि आज के समय में यदि जनगणना कराई जाए तो गरीब हमें 24 करोड़ मिले। इसका मतलब कि हमारी नीति जो है वह 20 करोड़ को ध्यान में रख के बन रही है। 4 करोड़ लोग अभी भी प्रक्रिया से बाहर हैं। जनगणना से हमें यह पता चल जाता है कि जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या का वितरण कैसा है। तो जनसंख्या का वृद्धि दर यदि प्रतिकूल है तब भी हम उस दिशा में जो प्रभावी कदम उठा सकते हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर यदि अनुकूल है तब भी हम उस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। जनसंख्या का वितरण हमें पता चल जाता है। इसी संदर्भ में अगर हम अगली बात करें तो जनसंख्या का और क्या महत्व हो सकता है। समुदाय में, समाज में जो वंचित वर्ग हैं, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिलाएं, इनकी भी एक सटीक संख्या हमको पता हो जाती है। अवैध रूप से जो प्रवास कर रहे हैं इनकी संख्या भी पता हो जाती है।
कितने इलीगल तरीके से देश में निवास कर रहे हैं। नीतियों के मूल्यांकन का सही सही अनुमान लगाया जा सकता है। और सबसे अंत में जो महत्वपूर्ण बात है कि संसाधन पर कितना दबाव पड़ रहा है, किस मात्रा में दबाव पड़ रहा है, हमें इसका भी अनुमान हो जाता है। संसाधन पे दबाव का तात्पर्य यह है कि किसी एक क्षेत्र में खाद्य सामग्री की कितनी आवश्यकता है, विद्युत की कितनी आवश्यकता है, जल की कितनी आवश्यकता है, या अन्य जो भी संसाधन हैं उनकी कितनी आवश्यकता है, हम कैसे पता पाएंगे यदि हमारे पास सटीक संख्या ही नहीं होगी। और जब सटीक संख्या नहीं होगी तो इसका मतलब कि हमारे जो प्रयास होंगे वह नाकाफ़ी होंगे, वो पर्याप्त नहीं होंगे। अब कह रहे हैं कि जनगणना 2021 में होने वाली थी, 21 में तो हुई नहीं, तो इससे कुछ चुनौती भी क्या आ सकती है क्या? अगर हम जनगणना ही न कराएं तो क्या समस्या है, कराना क्यों ज़रूरी है, क्या समस्या है, क्यों चुनौती आ सकती है, ज़रा उन चुनौतियों को ज़रा बता दीजिए। तो कह रहे हैं कि पहली चुनौती तो यही है कि हमें 2011 की जनगणना के आंकड़ों से काम चलाना पड़ रहा है। मतलब आप समझ के देखिए, आप ज़रा इस बात का अनुमान लगाइए कि वर्तमान में 2023 में हमारी जो भी नीति निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं, जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, ये 2011 की जनगणना के आधार पे चल रही हैं। मतलब अच्छा, अगर कोई कह दे कि देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो आपने कहीं पेपर में पढ़ा होगा, कहीं आपने सोशल साइट पे देखा होगा। ये गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डेटा तो है नहीं। गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डेटा तो तब प्रकाशित होता है जब गवर्नमेंट जो है जनगणना कराती है। तो इसका मतलब हमारे पास डेटा पुराने हैं। अच्छा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के बाद देश की आबादी लगभग 15-20 करोड़ बढ़ चुकी है। 15 करोड़ न्यूनतम का अनुमान है, 20 करोड़ भी हो सकता है। इसका मतलब कि ये जो 15-20 करोड़ लोग जो बढ़े हुए हैं, ये कायदे से अगर देखें तो सरकारी योजनाओं के राडार में ही नहीं है। तीसरा जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो ये है कि अवैध रूप से जो प्रवास कर रहे हैं वह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। खतरा कैसे हैं? वे नागरिकों के लिए जो संसाधन मुहैया कराए गए हैं वे उनका उपयोग भी कर रहे हैं, रोजगार के साधन से वो बाहर हैं, नौकरियों से बाहर हैं, योजनाओं से बाहर हैं, सरकार के लाभकारी जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनसे बाहर हैं। तो जब उनसे बाहर हैं तो आखिर अगर वो भी रह ही रहे हैं देश में, तो उनकी व्यवस्था कैसे चल रही है? किसी लीगल तरीके से तो चल नहीं रही होगी। कोई छोटा मोटा अपराध हो रहा होगा, कोई बड़ा अपराध हो रहा होगा, कोई अवैध कारोबार हो रहा होगा, न कुछ तो भिक्षावृत्ति हो रही होगी, मानव देह व्यापार हो रहा होगा। तो ये आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि पुराने आंकड़े जो हैं, उन पुराने आंकड़ों पर निर्भरता की वजह से लगभग 10 से 15 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं। खाद्य सुरक्षा से वंचित कैसे हैं? उनका राशन कार्ड नहीं होगा,
राशन कार्ड नहीं होगा तो उन्हें जो एक न्यूनतम भोजन मिलना चाहिए, जो एक न्यूनतम भोजन की सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही होगी। उनका पोषण का स्तर गिरा हुआ होगा। पोषण का स्तर गिरा होगा तो उससे उनका स्वास्थ्य भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। स्वास्थ्य भी जब नकारात्मक रूप से उनका जो प्रभावित होगा तो वे भी कुपोषित होंगे, उनके बच्चे भी कुपोषित होंगे। तो ये एक अलग प्रकार की चुनौती पेश कर रहे हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद जब हम तेज़ी से आर्थिक विकास कर रहे हैं तो ऐसे में अगर हम देखें कि भारत एक डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है, भारत में एक डिजिटल क्रांति आ चुकी है, इंटरनेट का तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है, हम 5G के दौर में चल रहे हैं। ऐसे में पुराने आंकड़ों पर निर्भरता या नैतिक दृष्टि से भी उचित नहीं कही जा सकती। उम्मीद है प्रश्न को आप समझे होंगे, प्रश्न की व्याख्या को भी आप समझ गए होंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या पूछ रहा है। लिखने का प्रयास करेंगे। कुछ और पॉइंट अगर आपके पास होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपका स्वागत है। तब तक चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।